फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए रात के 3 बज रहे और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे पूरा पता है कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट है वो लोग समय के बहुत ये होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ। और आप लोग का जो सेक्रीफाइस है जो आप कर रहे हैं, ये एक दिन ज़रूर ही बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। और आप सोचे भी नहीं होंगे इतना, वो आपके जीवन में फिर वापस वो पॉजिटिवनेस लाएगा। ठीक है, आप देखिएगा आपका जो सेक्रीफाइसेस है आज आपको जो कर रहे हैं मेहनत, वो एक दिन रंग आएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे। 1995 का हम लोग का हो गया था। 1996 का हम लोग क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का क्या करेंगे हम लोग। प्रारंभिक परीक्षा है ना, पीटी प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, उनका परीक्षा का हल करेंगे। ठीक है, किसका हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्राचीन भारत का। किसका कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत का। यहाँ देखिए प्राचीन भारत का। ठीक है, प्राचीन भारत का। ठीक है, पिछली बार 1995 में हम लोग को 12 क्वेश्चन था और इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 10। 1996 मैं हर एक ईयर का आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर का मैं करवा दूंगा। कुछ साल के पीवाईक्यू नहीं पूछे गए, वो मैं आपको बता दूंगा कि कब एनसीएन से नहीं आया है आपका, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि आपको ये सारी चीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आगे चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ देखिए, पहले क्या तरीका था, मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए होगा, ये उन विद्यार्थियों के लिए होगा। यहाँ देखिए 2 विद्यार्थियों के लिए, एक जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, है ना, वो जानते हैं, नॉलेज है उनके पास, और एक जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसके लिए क्या होगा कि वो प्रैक्टिस कर सकता है ना, रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं उसका क्या होगा कि आप एक पीवाईक्यू के एनालाइज करेंगे पहले, और उसके बाद आप एनसीईआरटी या अन्य बुक पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि वो आपका दिमाग वैसा बैठ जाएगा कि पीवाईक्यू को एनालाइज करके पढ़ना सीखेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। आइए सीधा क्वेश्चन में उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऐसा कौन सा तत्व है इन चारों में से जो इन दोनों में समान रूप से इक्वली था। कौन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ समझिए। ऑप्शन है तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग का जो है उसका अति जो है उसका परिहार करना। दूसरा, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। ठीक है, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। और कर्म कांडों की फलता का निषेध, और प्राणियों की हिंसा निषेध, अहिंसा। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऐसा नहीं है कि एक आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 सभी। ठीक है, एक तरह से 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 4, 1, 3, 4, या फिर 1 और 2। आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा, पॉज कर लीजिए वीडियो को, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज में रुकूंगा नहीं। और इसको आप पॉज कर लीजिए और सोचिए पहले खुद, आगे आंसर देखने से पहले खुद को एक एनालाइज करना सीखें, खुद को दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या क्या हो सकता है। आप लोग इसमें देखें और बताएं। ठीक है, फिर मैं एनालाइज कराऊंगा। सोचा आपने, यहाँ देखिए इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, यहाँ देखिए 2, 1 मिनट, 2, 3 और 4। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तप और भोग का अति परिहार नहीं था। ठीक है, इसमें जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म में नहीं था। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म, और यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने नोट्स बनाया, ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। आपको लिखने के लिए मैं दिखा दिया कैसे लिखना है। बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान तथ्य क्या थे, 3 थे। कौन कौन, वेद के प्रमाण के प्रति अनास्था। ठीक है, उनके वेदों के प्रति उनका अनास्था था। कर्म कांडों के प्रति निषेध था, यहाँ भी कर्मकांड जो होने लगे थे प्रचलन हिंदू धर्म में, वो लोग को निषेध किया गया। और प्राणियों की हिंसा का निषेध किया गया। समझ रहे हैं, प्राणियों की हिंसा यानी अहिंसा का ये इसमें लाया गया। ठीक है, और तप और भोग, यहाँ क्या लिखा है देखिए, तप और भोग के अति का परिहार समान रूप से नहीं था। जैन धर्म में क्या था, अत्यधिक महत्व था, वेरी हाई लेवल पे था जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में उतना नहीं था, समर्थन था। ठीक है, बौद्ध धर्म में समर्थन। आगे देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए आयुर्विज्ञान विषयक, यहाँ समझिए, आयुर्विज्ञान विषय कौन गुप्त काल में कौन प्रचलित जाना जाता है। ठीक है,
सौमिल, शौनक, शूद्रक और सुश्रुत। तो 1 मिनट मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूँ, ये क्वेश्चन का आंसर सोचिए आप तब तक और कमेंट करिए। क्या करिए? कमेंट करने से क्या होगा आपका? कमेंट करने से क्या होगा कि आपका जो बौद्धिक क्षमता है ये बढ़ता है, ये आपका रिजल्ट दिखता है। आप कमेंट करना सीखें, ठीक है? कमेंट करिए, है ना? और फिर इससे हम जान पाएंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं क्या नहीं, आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है? इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर ये है, ठीक है? ये डी नंबर, क्या है? डी नंबर, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पे डी नंबर। सुश्रुत, ठीक है? सुश्रुत क्या था? ये आयुर्वेदिक विषयक के बारे में रचना किया था। क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयुर्वेदिक विषयक के रचना गुप्त काल में, ठीक है? सुश्रुत यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इसका थोड़ा सा एनालाइज देखिए क्या किया गया है, कैसे आपको लिखना है कुछ थोड़ा बहुत। ये देखिए, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था कौन? सुश्रुत, ठीक है? 2री शताब्दी इसका काल था, इसका टाइम पीरियड कब था? 2री शताब्दी। सुश्रुत के बारे में आप थोड़ा सा जानिए, प्लास्टिक सर्जरी का जनक, याद रखिए इसको। प्लास्टिक सर्जरी का जो जनक है वो कौन है? प्लास्टिक सर्जरी आपने सुना होगा, इसका जनक सुश्रुत ही था, ठीक है? सुश्रुत संहिता, ये एक ग्रंथ का रचना किया गया था, ठीक है? सुश्रुत संहिता, ये आपको याद रखना, बस इतना हल्का हल्का दिमाग में रखिए। मेरे साथ सोचते जाइए, लिखते जाइए, साथ में कॉपी कलम बैठ के कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। इससे 6 स्थान, इसमें 6 स्थान और 189 अध्याय है, ठीक है? इसमें सुश्रुति सब आपको जानने की जरूरत नहीं, ये बस बता दिया गया है। और क्या है आपको कौन कौन सा 6 सिर्फ वो देख लीजिएगा। सूत्र स्नान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान, ये आपको मैं बता दिया। और उसका देखिए, सौमिल और शौनक और शूद्रक के बारे में जब भी मैं पढ़ाऊँगा या आप खुद भी कोई बुक पढ़ेंगे प्राचीन भारत का, मैं प्राचीन भारत के क्या PYQ करवा रहा हूँ अभी। इसके बाद मैं क्या कराऊँगा, एक नोट्स करवाऊँगा, नोट्स से पढ़वाऊँगा मैं आपको, और एक मैं क्या करूँगा, आपको बुक पढ़वाऊँगा, ठीक है? बुक बेसिक और एडवांस दोनों, ठीक है? बेसिक और एडवांस। और अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम जो आता है ये मैंने आपको पढ़वाना शुरू किया। किसका? मॉडर्न का। आप क्या करें, मॉडर्न का आप जाके देखें प्लेलिस्ट में, और क्या कहते हैं इसको, उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो को एक बार देखना है आपको। कितना देखना है? एक बार। कोई भी वीडियो, ये सब भी वीडियो जो है आपको एक बार देखना है, एक बार बस, दोबारा नहीं देखना है, 2 बार वीडियो नहीं देखना है, ठीक है? एक बार देखना है, साथ साथ चलिए और सीखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बिना ऐसे आराम से मत देखिए, बस उसको कंप्लीट करिए साथ में, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूची 1 और सूची 2 सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर प्रयोग करिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? मिलान करना है, समझ रहे हैं कैसे कैसे? पहला क्या है, सूची 1 में क्या क्या है? विशाखा दत्त, विराह मिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त, चरक और ब्रह्मगुप्त। इधर क्या है सूची 2 में? चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। किसका संबंध किससे था? आप समझ रहे हैं? आपको खुद से दिमाग लगाना है पहले कि किसका संबंध किससे था, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, आपको कूट का इस्तेमाल करना है। कूट का इस्तेमाल ऐसे करना है, देखिए यहाँ पे इन सब कूटों को देखना है आपको, इसमें से चुनना है कि कौन कौन से कूट किस में मिलते हैं। जैसे कि A से क्या मिल रहा है, B से क्या मिल रहा है, ऐसे करके आप पॉज करिए वीडियो को और देखिए, ठीक है? देखिए मैं बता दे रहा हूँ, विशाखा दत्त का किससे मिल रहा है, यहाँ समझिए। विशाखा दत्त का किससे मिल रहा है? नाटक से। विशाखा दत्त नाटक। इसका देखिए ये क्या है? वराह मिहिर क्या है? खगोल विज्ञान। चरक क्या है? चिकित्सा, समझ गए? और भी है, चरक चिकित्सा है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त क्या है? गणित। ब्रह्मगुप्त गणित, ठीक है? तो ये आप समझ रहे हैं, ब्रह्मगुप्त गणित। 3 नंबर का है, 3 नंबर का ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर है ना, इसका C आंसर है। क्या है? C आंसर, ये वाला, ठीक है? आप ध्यान से इसको मिलाइए, इसका एनालाइज मैंने दिखाया आपको। और भी जितने भी ग्रंथ है, इसका कौन से किसका संबंध है ये हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान रखेंगे, सब चीज़ ध्यान रखिए। आप एनालाइज कर रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़ने वक्त ध्यान रखिए। और जहाँ भी आपका नोट्स है उसमें आप इसको नोट डाउन करिए, जो नोट्स बना चुके हैं, जो नहीं बना रहे हैं वो अभी मेरे साथ बनाते चलिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? मतलब कि जो विधवा है उनको वापस से शादी करने के लिए अनुमति किस में दी गई? कामसूत्र, शुक्र नीतिसार, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा बताइए? ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। इसमें मैं बता दूँ आपको, अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र, ठीक है? ये आप ध्यान दीजिए, इसका आंसर अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत, यहाँ समझिए, प्राचीन भारत के ग्रंथ में पति द्वारा
त्यक्त पत्नी के लिए मतलब भाई विधवा विच्छेद की अनुमति दी गई है। कौन है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। ठीक है, अब समझिए अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा समझिए। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ना, जो कौटिल्य इसको नाम बोलते हैं। कौटिल्य का रचना किया गया है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा? अर्थशास्त्र। ठीक है, रचित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, यहाँ ध्यान दीजिए अर्थशास्त्र। ठीक है, ये कौटिल्य ने रचा है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा? काम सूत्र पे आपको ध्यान देना होगा, मानव धर्म शास्त्र पे आपको ध्यान देना होगा, शुक्र नीति सार पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये सब आप जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, बस इतना एनालाइज करने चलिए। याद रखिए प्राचीन भारत, यहाँ समझिए प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन को का नहीं है? एक मिनट से, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा तीन को मैच कर रहा है और एक मैच नहीं कर रहा है? कुल, कोश, वंश और गोत्र। एकदम आराम से सोचिए, जो पढ़ चुके हैं वो सोचिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, ताकि आगे हम लोग और भी इसमें डिटेल एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पाँचवा क्या हो जाएगा? समझिए, कोश क्या हो जाएगा? कोश अलग है। क्या है? कोश अलग। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए सी। अब थोड़ा सा एनालाइज समझिए, क्या एनालाइज है इसमें। यहाँ देखिए, कुल, गोत्र और वंश क्या है? कुल, गोत्र, वंश आपने सुन रखा होगा कि एक ही कुल में विवाह होना चाहिए, एक ही गोत्र में और एक ही वंश में। आप लोग समझे वंश कैसे जन्म, ये सब और भी डिटेल से समझेंगे। पर कुल, गोत्र और वंश इसका संबंध किससे है? परिवार से संबंधित है। किससे है? परिवार से संबंधित। ठीक है, और कोश किससे? खजाना या भंडार। आपने सुना होगा ना, कोश किससे संबंधित है? खजाना या भंडार। तो वो अलग हो गया। एकदम बेसिक था, इतना बेसिक पूछ रहा है 1996 में। ठीक है, आगे अभी देखिए कितना टफ हो जाएगा, आगे का देखेंगे हम लोग को। प्रश्न संख्या 6, हम लोग को कितना 10 प्रश्न है, बस 6 में हम लोग पहुँच चुके हैं। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति है ना, कॉस्मोगोनसिक क्या विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। प्राचीन भारत विश्वोत्पत्ति है ना, विश्व की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से 4, आपने धार्मिक धर्म में आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू धर्म में ये बहुत विख्यात है, तो ये आप लोग अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सा, और क्रम क्या है ना। या 4 युगों का चक्र क्रम पूछ रहा है आपको। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, ये वाला तो हट जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए एनालाइज करिए कि कैसे आपको एनालाइज, ये देखिए ये हट जाएगा, ये सब बचा। इसमें से क्या करना होगा आपको सोचना है। सोचिए, एनालाइज करिए, इसका आंसर आप लोग पॉज करके इसको बताइए, कमेंट करिए, आंसर को कमेंट करिए। यहाँ देखिए, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति के विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम कैसा है? ऐसा, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कृत, यहाँ देखिए, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। 6 नंबर है ना, कृत, ये नंबर देखिए 6 नंबर, ये वाला कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी। तो इस तरह करके आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। यहाँ देखिए, इन युगों में देवताओं के वर्ष कितना है? कृत का इतना है 4800, त्रेता का 3300 देवताओं का वर्ष है ना, द्वापर का 2400 और कली का 1200। यहाँ सब थोड़ा बहुत जानकारी रखिए, सब लिखने की जरूरत नहीं। मेन चीज़ आप रख लीजिए कि क्या है त्रेता, ये सब क्रम याद रखिए बस। देवताओं का एक वर्ष मानव के 360 वर्षों के बराबर है, ये सब आपको थोड़ा बहुत जानकारी है। 4 युग कौन कौन है? स्वर्ण युग चांदी, तांबा और लोहा से भी संबंधित किया जाता है। यहाँ समझिए थोड़ा सा इतिहास आपको, इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको स्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको चांदी बोलते हैं, और इसको तांबा बोलते हैं, इसको लोहा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह करके भी इसको बांटा गया है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है? कलयुग, जिसका प्रारंभ कब हुआ है? 3102 है ना, 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आप याद ध्यान रखिए। आगे ये प्रश्न संख्या 7 है ना, प्रश्न संख्या 7, 10 क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 7 पहुंच गए, 2-3 क्वेश्चन और बस। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? कौन सा? प्रारंभिक वैदिक साहित्य। हम लोग वैदिक काल में, आपने सिलेबस देखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस को बार बार आप लोग देखिए। ठीक है, गुप्त काल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्या, वैदिक साहित्य क्या है, तो सिंधु है। ऐसा कौन सा है जो आरंभिक वैदिक काल साहित्य में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी का नाम है? कौन सा? सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री या फिर गंगा? बताइए, गंगा बताइए, इसमें से कौन सा?
कौन सा है इसका साथ का बताइए। मैं बता दूं आपको, सिंधु। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए सिंधु। ठीक है, सिंधु। और मैं इसका एनालाइज करवाता हूँ, थोड़ा सा आप समझिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? वर्णित नदी सिंधु। मतलब इसका सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है वैदिक साहित्य में। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा इस नदी का सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी। ठीक है, सरस्वती नदी क्या है? ये सब जानिए। सरस्वती ऑप्शन में था, ऑप्शन को भी आपको एनालाइज करना है। सरस्वती क्या है? दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। प्रथम हो गया आपका सिंधु, द्वितीय कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। गंगा और क्या है? सबसे पवित्र नदी कौन सा? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ये आपको रखना है। गंगा, गंगा क्या? प्रत्यक्ष रूप से एक बार उल्लेख इसका मिलता है ना, किसमें? आरंभिक वैदिक ग्रंथ में एक बार उल्लेख इसका मिलता है। और यमुना का क्या? 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, 3 बार उल्लेख। ये सब आपको समझना है, इससे क्या पता चलता है इतिहास में। और सुतुद्री के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब आपको समझना है। नदियों से क्या पता चलता है कि उस वक्त नदियाँ थी वे, है ना। सरस्वती के बारे में ऐसा बोलता है कि लुप्त हो गया है, तो वो सब हम लोग सीखेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो। प्रश्न संख्या 8, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 8, 10 क्वेश्चन में से 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्वरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ठीक है, माध्यम के रूप में किसका प्रयोग होता था? क्या समझ रहे? फिर से समझिए। मूर्ति कला में हमेशा हरित स्वरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। कहाँ? मौर्य मूर्ति कला, उसके बाद मथुरा मूर्ति कला, भरहुत मूर्ति कला या गंधार मूर्ति कला। आपको क्या लगता है 8 नंबर का क्या होगा? आप लोग एनालाइज करिए, कमेंट करिए आप लोग पॉज करके। डी होगा इसका आंसर। क्या होगा? यहाँ देखिए डी, इसका क्या होगा? गंधार मूर्ति कला। गंधार मूर्ति कला के बारे में इसका विशेषता हम लोग बताएंगे। इसमें क्या होता था? हमेशा हरित, सदैव हरित, क्या? हरित स्वरित चट्टान। मैं दिखाऊंगा आपको शिष्ट, इसका इमेज भी मैं बाद में दिखाऊंगा जब आप पढ़ेंगे तो। कला और संस्कृति, ये कला और संस्कृति और आर्ट एंड कल्चर एंड प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया, ये दोनों को मिक्स है। कहाँ तक? 1995 से लेके आपका 2010 तक। ठीक है, 2010 तक, आपको 2010 तक ये इतना दूर में आपको ये दोनों मिक्स है, उसके बाद अलग कर दिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 8 का थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि मूर्ति कला में सदैव हरित स्वरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग का माध्यम के रूप में गंधार मूर्ति कला में होता था। कहाँ पे? गंधार मूर्ति कला में। ठीक है, और यहाँ देखिए गंधार मूर्ति कला जो है वो नीले भूरे परतदार चट्टान। क्या क्या? गंधार मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा जानिए आप। नीले भूरे परतदार चट्टान या काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था गंधार शैली में। संरक्षक कौन था? शक और कुषाण। कुषाण और शक इसका संरक्षक था। ठीक है, मूर्ति। शारीरिक विवरणों से की शुद्धता पर विशेष बल। जब आप किसी का शारीरिक बना रहे हैं तरीका, ये पूरा तरह से शुद्ध होना चाहिए कि कैसे, किसका आँख है, किसका कान है, पूरा अच्छा से बनाया गया मूर्ति है। मैं आपको सारी मूर्तियाँ आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस में दिखाऊंगा, उसकी भी जल्द ही क्लासेस आएगी। कमेंट करिए आप लोग कि आप लोग को कौन से सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत होती है, वो सब्जेक्ट को मैं अलग से भी लाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए मोटे कपड़ों की भड़कीली मोड़ मूर्तियों में व्यक्त। मूर्तियाँ जो बनती थी उसमें ना भड़कीले और क्या कहते हैं, मोटे ये सब कपड़े आपको पहनाया जाता था। यहाँ देखिए मौर्य मूर्ति कला। क्या? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला और भरहुत मूर्ति कला। जब आप लोग आर्ट एंड कल्चर में मूर्ति कला पढ़ेंगे तो मूर्ति कला में आपको मौर्य, मथुरा और भरहुत, ये इसको आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये यूपीएससी के पसंदीदा टॉपिक्स है। 9 नंबर देखिए, 9 और एक लास्ट बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ठीक है, शैव संप्रदाय से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्राचीन भारत में कौन सा शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत मयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। बताइए कौन शैव संप्रदाय था? इसका आंसर होगा, यहाँ देखिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, मत मयूर। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए प्राचीन भारत में शैव, यहाँ एक मिनट रुकिए, प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मत मयूर जो थे वो थे। मत मयूर क्या होते थे थोड़ा समझिए। शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय, शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय। जब हम लोग शैव संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग उप संप्रदाय जो होता है उनके उस भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपने जो पढ़ रखा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो तो पढ़ रखे हैं इसके बारे में वो कमेंट करेंगे कि मैं मत्य मयूर आप पढ़ रखा था। चेदी वंश के अभिलेखों में, ठीक है, यहाँ पर इसका साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? मयूर का आजीविक, यहाँ देखिए
आजीवक और मैं मत और ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, इनके बारे में मैं अलग से पढ़ाऊँगा। और जब भी आप पढ़ें तो ये सबको आपको दिमाग में रखना है, ये सब आपको हाईलाइट करते चलना है जब आप पढ़ेंगे तो। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, आरंभिक जैन, ठीक है, आरंभिक जैन साहित्य है, ऐसा हो सकता है कि बाद में जुड़ गया हो, लेकिन आरंभिक जैन साहित्य में नहीं है। कौन सा? या फिर एकदम अलग हो। क्या होता है कि बौद्ध और जैन को कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन दे देता है, बौद्ध वाला को जैन में डाल देता है, जैन वाला को बौद्ध में। आपको देखना है, आप बताइए कि जान पा रहे कि नहीं। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, है ना, यहाँ देखिए, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहत कल्प सूत्र। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये सब आपको समझना है हर एक चीज़। या आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, कौन था? है थेरी गाथा। कौन था? थेरी गाथा। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा ना, ए थेरी गाथा, यहाँ समझिए, ए आंसर हो जाएगा थेरी गाथा 10 का। ठीक है, आप इसे समझ के चलते। देखिए थेरी गाथा क्या था? थेरी गाथा क्या था, है ना, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था भाग थेरी गाथा। और थेरी गाथा क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये थेरी गाथा जैन धर्म से संबंधित है ही नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने बोला ना, कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। रचना कौन किया? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुआ है। ठीक है, बौद्ध और गीतों का संग्रह है। थेरी गाथा में गीत है असल में, ठीक है, गीत है। आप यहाँ सुनिए, जैन साहित्य के भाग कौन कौन है? तो वो तो थेरी गाथा था आपका उसमें। और ये तीनों जो थे, आचार रंग सूत्र, सूत्र कृतंगा, वृहत कल्प सूत्र, ये सब क्या जैन साहित्य के भाग हैं। ठीक है, भाग है, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, आपने 10 नंबर पढ़ लिया। देखिए अब हम लोग का आज का ये क्या हो गया कि ये कंप्लीट हो गया है ना। हम लोग क्या किए, हम लोग ने अभी तक क्या किया? अभी तक आप लोगों ने 1995 कर लिया, 1996 कर लिया। ठीक है, 2 ईयर का हो गया। आप लोग इतना देर देखे वीडियो, समझे, एनालाइज किए, कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करिए। और थैंक यू, आप लोग इतना देर देखे, थैंक यू।